नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में सियासी हलचल के बीच ईडी की एंट्री की, दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी के बड़े बयान की। देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव में कैसे हुई धांधली, दिल्ली वालों की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल का क्या है प्लान, जानेंगे यूपी के संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए हैं आदेश, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लिए कांग्रेस का ऐलान, महाकुंभ की तर्ज पर होगा छठ पूजा का आयोजन, आधुनिक तकनीक से होगी यमुना की सफाई। संजय सिंह का दावा, बीजेपी नेताओं को बांटने के लिए दिए थे 10,000 रुपए, नेताओं ने 1100 रुपए बांटकर डकारे बाकी के पैसे। सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर, अकाली दल का होगा पुनर्गठन, 14 जनवरी को होगा ऐलान। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 241 अंकों की गिरावट के साथ 77,378 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 86 अंकों की गिरावट के साथ 23,440 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में इस समय सियासी गहमागहमी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच जैसे ही ये खबर सामने आई कि नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात होने वाली है, वैसे ही बिहार में ईडी की एंट्री हो गई। ईडी ने आरजेडी विधायक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी की इस कार्रवाई को बीजेपी का डर बताया जा रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश को डराने की कोशिश की जा रही है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की चर्चाएं चल रही हैं। 15 जनवरी को लालू और नीतीश की मुलाकात तय बताई जा रही है और इस मुलाकात से पहले ही बिहार में ईडी की एंट्री हो गई है। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आरजेडी विधायक आलोक मेहता के घर, दफ्तर सहित करीब 16 जगहों पर ईडी का छापा पड़ा है। ये छापे बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी और दिल्ली में मारे गए हैं। पूरा मामला वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित बताया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आलोक मेहता की गिनती आरजेडी के कद्दावर नेताओं में होती है। वो आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। बिहार में जब जब भी महागठबंधन की सरकार बनी है, तब तब आलोक मेहता मंत्री बने हैं। इसके अलावा वो पार्टी में भी कई अहम पदों को संभाल चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि लालू और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात की खबर से बीजेपी इतना घबरा क्यों गई है। इससे पहले जब ये खबर आई थी कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, तो उसके अगले ही दिन चिराग के बेहद करीबी हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े थे। और जब आरजेडी चीफ के करीबी पर छापे पड़े हैं, तो हुलास पांडे के ठिकानों पर पड़े छापे के बाद से चिराग के बयान जो बीजेपी के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे थे, अचानक वो फिर से मोदी भक्त बन गए हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आलोक मेहता के ठिकानों पर पड़े छापे सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को केंद्र का बड़ा मैसेज माना जा रहा है। वैसे नीतीश कुमार अभी तक तो यही कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कब क्या करेंगे ये उनके करीबी भी नहीं जानते। पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, उससे साफ है कि बिहार में कुछ तो बड़ा होने वाला है। बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है और इस डर का असर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है। और इसी डर के चलते अब पीएम मोदी भी अपने पुराने बयानों से पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया कि उनसे भी गलतियां होती हैं, गलत फैसले उन्होंने लिए हैं। तो क्या कहा है पीएम ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मिले जबरदस्त झटके के बाद से बीजेपी और पीएम मोदी अपनी छवि सुधारने में लगे हैं। और अब दिल्ली चुनाव के बीच पीएम मोदी ने जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट किया। इसमें पीएम मोदी कहते हैं कि उनसे भी गलतियां होती हैं, वे मनुष्य हैं, देवता नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो लाइव किया है, यानी साफ है कि बीजेपी और खुद मोदी समझ चुके हैं कि उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी और मोदी अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी बयान ने सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने
कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, लेकिन अब मोदी का ये बयान आना बता रहा है कि बीजेपी डर गई है। यही नहीं, मोदी ने ये बयान देकर संघ के साथ अपने रिश्ते सुधारने की भी कोशिश की है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद अब विपक्ष का कहना है कि जनता ने बीजेपी को जमीन पर ला दिया है। पीएम मोदी समझ चुके हैं कि उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो ऐसे वीडियो के जरिए आम जनता के बीच अपनी छवि को बदलने की कोशिश में लगे हैं। विपक्ष कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने मोदी को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि मोदी की ये कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के बयान से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वैसे जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं, उससे चुनाव आयोग भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। अब वो केंद्र सरकार की ही एक रिपोर्ट से घिर गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग की तरफ से जब दिल्ली चुनाव का ऐलान किया गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव में लगे धांधली के आरोपों पर जमकर सफाई दी। लेकिन अब केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट ने चुनाव आयोग को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जिस वोटिंग लिस्ट का बचाव राजीव कुमार कर रहे थे, देखा जाए तो उस पर सवाल केंद्र की ओर से ही उठा दिए गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग लिस्ट को लेकर इंडिया गठबंधन ने धांधली के आरोप लगाए थे। दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद ही 50 लाख नए वोटर्स जोड़े गए हैं और इन्हीं लोगों ने खेल कर दिया। अब इसे लेकर कांग्रेस ने नया खुलासा किया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार का डाटा और चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को देखें तो बड़ा घालमेल दिखाई दे जाएगा। दरअसल भारत में 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है, तभी से आबादी का आंकड़ा दूसरे सोर्सेज या अनुमान के आधार पर सामने आता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने कुछ दिन पहले अनुमान लगाया था कि 2024 में महाराष्ट्र की अनुमानित वयस्क आबादी 9 करोड़ 54 लाख थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आयोग ने 9 करोड़ 70 लाख वोटर्स बना दिए, यानी अनुमानित वयस्क आबादी से 16 लाख ज्यादा वोटर्स हो गए। देश के दूसरे राज्यों के हिसाब से देखें तो आमतौर पर 90% वयस्क आबादी ही वोटर बनती है। 10% लोगों का अलग अलग वजहों से मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाता है। ऐसे में देखें तो महाराष्ट्र में 8 करोड़ 60 लाख मतदाता होने चाहिए, लेकिन हैं 9 करोड़ 70 लाख, यानी 1 करोड़ 10 लाख वोटर्स ज्यादा हैं। यानी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने 100% वयस्कों को तो वोटर बनाया ही, 16 लाख ऊपर से भी बना दिए, जिससे साफ है वोटिंग लिस्ट में जबरदस्त धांधली हुई है और उसका असर चुनाव नतीजों पर भी दिखाई दिया है। एक तरफ महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद भी सरकार सवालों के घेरे में है, तो दिल्ली चुनाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आप लगातार चुनाव आयोग को घेर रही है, तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल तो रोज नई गारंटी के साथ सामने आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंका जा चुका है। इस बार दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच है। सभी राजनीतिक दलों की ओर से जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सिक्योरिटी गार्डों की नियुक्ति के लिए मापदंड एरिया और परिवारों की संख्या में आधार पर तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी तैनात करने का मकसद लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को रिप्लेस नहीं कर सकते, न ही ऐसा करने की हमारी कोई मंशा है। बता दें कि केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के निवासियों की भलाई की परवाह नहीं की है। यही कारण है कि बीजेपी दिल्ली में 27 वर्ष से सत्ता से दूर है। बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है। लोग डरे हुए हैं। बीजेपी को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी सरकार बनेगी तो दिल्ली के सभी RWA को प्राइवेट सिक्योरिटी रखने के लिए पैसे देगी। इसका मकसद है कि लोग निजी सुरक्षा गार्ड की भर्ती करके अपने आसपास बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बीते मंगलवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। एक तरफ यूपी की बीजेपी सरकार के आदेश पर संभल में मस्जिद और उसके आसपास खुदाई चल रही है, वहीं अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद मौके पर यथास्थिति बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही शाही जामा मस्जिद के पास बने कुएं की पूजा पर भी रोक लगा दी गई है।
इस कुएं को हरि मंदिर का कुआं बताया जा रहा है। यहाँ पूजा की इजाजत देने के नगर पालिका की नोटिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के अलावा दूसरे लोग भी कुएं के पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट 21 फरवरी तक देने को कहा है। दरअसल संभल जामा मस्जिद के इस मामले में मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद के प्रवेश द्वार और सीढ़ियों के पास मौजूद कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी। कुएं को लेकर जारी नगर पालिका के नोटिस पर रोक की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मांगों को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि संभल जामा मस्जिद में कथित हरि मंदिर के चारों ओर 68 तीर्थ स्थान 19 कुओं के होने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद एएसआई, नगर पालिका और प्रशासन की टीम वहां लगातार सर्वे और खुदाई कार्य कर रही है। इस दौरान मस्जिद के पास मिली कुएं पर भी हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था, जबकि मस्जिद कमेटी का दावा था कि कुएं का उपयोग पहले से किया जा रहा है। कुएं का बड़ा हिस्सा मस्जिद के अंदर आता है। ऐसे में अगर कुएं की पूजा की इजाजत दी जाती है तो ये गलत नजीर पेश की जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, तो झटका आने वाले समय में केंद्र की मोदी सरकार को भी लग सकता है। पिछले कई दिनों से पंजाब के खनूरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच डल्लेवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी मांग की है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के किसान हरियाणा पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पिछले साल फरवरी से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 1 महीने से ज्यादा वक्त से अनशन पर हैं। उनकी तबीयत बिगड़ रही है। इस बीच डल्लेवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी मांगे माने तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। हमारा अनशन करना कोई कारोबार तो नहीं है, न ही हमारा कोई शौक है। उन्होंने आगे कहा कि आज हमें यहाँ पर ये सूचना मिली कि पंजाब बीजेपी की इकाई की तरफ से अकाल तख्त साहिब से अपील की गई है कि डल्लेवाल का अनशन तुड़वाया जाए। सवाल ये है कि पंजाब भाजपा इकाई के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, और ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरे पंजाब के लिए है। तो आपको जाना है तो मोदी जी के पास जाइए, आपको उपराष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, अमित शाह के पास जाना चाहिए, लेकिन आप अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के पास जा रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? आप मोदी जी से कहें कि वो हमारी मांगे माने तो हम अनशन छोड़ देंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के नेताओं की 6 सदस्यीय कमेटी 101 किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर पर पहुंची। यहां पर एसकेएम के नेताओं ने डल्लेवाल से मुलाकात की। इसके अलावा एसकेएम ने पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूके। किसानों ने 13 जनवरी को तहसील स्तर पर कृषि मार्केटिंग नीति के मसौदे की प्रतियां जलाने और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। साथ ही आगे की रणनीति बनाने के लिए 24 और 25 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक बुलाने का आह्वान किया है। किसानों के आंदोलन का असर पूरे देश में दिख रहा है, जिससे सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में देश में जाति और धर्म को लेकर हो रहे भेदभाव की एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट में लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हिंदुस्तान में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या देश में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है? इस सवाल का जवाब प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में सामने निकल कर आया है। प्यू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट के अनुसार 70% से ज्यादा हिंदुस्तानियों का मानना है कि देश में धार्मिक भेदभाव या तो मीडियम या फिर बहुत बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान के 69% लोग मानते हैं कि भारत में जातिगत आधार पर भेदभाव होता है। रिपोर्ट के मुताबिक 29% वयस्कों का कहना है कि धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव एक बहुत बड़ी समस्या है और 27% का कहना है कि ये एक मध्यम रूप से बड़ी समस्या है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान उन कुछ देशों में से एक है जहां धार्मिक भेदभाव एक बड़ी चिंता का विषय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 देशों यानी बांग्लादेश, फ्रांस, भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका में आधे या उससे ज्यादा लोगों का मानना है कि धार्मिक भेदभाव एक बहुत बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान में 57% लोगों ने कहा है कि धार्मिक भेदभाव एक बहुत बड़ी समस्या है और बाकी 14% ने कहा है कि ये एक मध्यम रूप से बड़ी समस्या है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। रोज रोज नेताओं के उल जलूल बयान से परेशान देश अब कॉरपोरेट जगत के तथाकथित
गुरुओं के उपदेशों से परेशान हो रहा है। नारायण मूर्ति जी ने पिछली बार कहा था कि 14 घंटे लोगों को काम करना चाहिए, तो अब लॉर्सन टोब्रो के चेयरमैन फरमा रहे हैं कि लोगों को संडे की भी छुट्टी नहीं देना चाहिए। तो भाई फिलहाल तो हालात इस तरह के बन चुके हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि हो सकता है लोगों को 24 घंटे रात और दिन अपना गुजारा करने के लिए काम करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।